लेक्चर वीडियो में हम थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फर्स्ट यूनिट है कठोर व मृदु अम्ल व क्षार की कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल व मृदु क्षार, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें किसी यौगिक उपसंयोजक यौगिक, तो उपसंयोजक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, उनके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लिगैंड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और बीच में होता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं। तो हम जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें हम अम्ल भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। जो लिगैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इसीलिए हम इसे क्षार हैं। तो हम उपसहसंयोजक यौगिकों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें अम्ल व क्षार की क्रिया होती है। सबसे पहले आयरलैंड, चैट व डेविस ने संकुलों में बंधन की वरीयता के आधार पर लिगेंडों को दो प्रकार बांटा। ये लिगेंड जिन्हें हम क्षार कह रहे हैं, इन लिगेंडों को दो प्रकार में बांटा है। किसने? आयरलैंड, चैट एंड डेविस ने। पहला है फर्स्ट, जिसे कहते हैं, पहला प्रकार है वर्ग ए धातु आयन। वर्ग ए धातु आयन, वर्ग ए धातु आयन, और दूसरा है वर्ग बी धातु आयन। देखो क्या किया, पहले हम इसको पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु को दो भागों में बांटा है, वर्ग ए धातु आयन, वर्ग बी धातु आयन। इसी तरह जो लिगैंड होगा, उनको लिगैंड होंगे, उनको भी वर्ग ए धातु लिगैंड, वर्ग धातु आयन तो इसके लिए होगा, परमाणु दोबारा। जो केंद्रीय धातु परमाणु उनको दो भागों में बांटा, वर्ग ए धातु आयन, वर्ग बी धातु आयन। इसी तरह लिगैंडों को दो भागों में बांटा, फर्स्ट वर्ग ए लिगैंड, वर्ग ए के लिगैंड, और दूसरा वर्ग बी के लिगैंड। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया इसमें। जो उपसहसंयोजक चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो, उसमें आप पढ़ चुके हो कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ लिगैंड जुड़े होते हैं, इतना पता है। जिसमें लिगैंड इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन? क्षार। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे बोलेंगे अम्ल। ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो भागों में बांटा, इसी तरह लिगैंडों को भी दो भागों में बांटा, वर्ग ए वर्ग बी, वर्ग ए वर्ग बी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ग ए धातु आयन। ठीक है। तो मैं फर्स्ट, अभी हम धातु आयन का प्रकार लिख रहे हैं। फर्स्ट वर्ग ए धातु आयन, इसके बारे में बोलेंगे। वर्ग ए धातु आयन कौन से होते हैं? वर्ग ए धातु आयन की श्रेणी में किसको रखा गया है? वे वर्ग ए में आते हैं जो धातु आयन जिनका आकार छोटा होता है। आकार कैसा होना चाहिए? छोटा। और आकार छोटा होने के साथ साथ जो आवेश होना चाहिए वो होना चाहिए उच्च। आकार छोटा होना चाहिए, आवेश उच्च होना चाहिए। आकार भी छोटा है, आकार छोटा होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अधिकांशतः निकाल लिए गए हैं, तभी तो आवेश उच्च। आवेश से मतलब है जो +3+, 4+, ठीक है, उच्च आवेश होना चाहिए। अगर निम्न आवेश की बात करें तो +2+, ठीक है। उच्च आवेश में 4+, 3+ ये हो जाता है। तो उच्च आवेश उच्च होना चाहिए, आकार छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब इन दोनों की कंडीशन रखने से मतलब है, अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होंगे? आसानी से ध्रुवित नहीं होते हैं। आसानी से ध्रुवित नहीं हो। अगर आकार छोटा और आवेश ज़्यादा होगा तो उनका ध्रुवण आसानी से नहीं। लेकिन अगर आकार बड़ा और आवेश कम होगा तो उनका ध्रुवण आसानी से हो जाता है। तो ऐसे आते हैं वर्ग बी की श्रेणी में, वर्ग बी धातु आयन। तो इसमें क्या होता है? इसमें होना चाहिए आकार बड़ा व आवेश कम, कम ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। तो इस स्थिति में इनका ध्रुवण अच्छा होना चाहिए, अच्छा होता है। तो हमें ए वर्ग में तो क्या लिख दिया? जो ध्रुवित अच्छे होते हैं। बी वर्ग में रख दिया जो ध्रुवित बहुत कम होते हैं, आसानी से ध्रुवित ये तो नहीं होते।
और ये होते हैं, इनकी ध्रुवित होने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ध्रुवण क्षमता हम पहले पढ़ चुके हैं फाजान्स रूल्स में। ठीक है, फाजान के नियम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, तो फर्स्ट ईयर के फाजान के रूल के अकॉर्डिंग भी यही कंडीशन होती है। ठीक है, आकार छोटा, आवेश बड़ा, तो ध्रुवित होने की क्षमता कम, आकार बड़ा, आवेश कम, तो ध्रुवित होने की क्षमता ज़्यादा। तो इस श्रेणी में आवेश कम होने से मतलब है इसमें आवेश ज़्यादा होना चाहिए, Al3+, Si4+, Ti4+। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वर्ग ए धातु हैं। लेकिन इसके बाद अगर वर्ग बी की बात करें तो कॉपर प्लस, Ag+, Hg2+, तो देखो इस पर आवेश कम है, तो और इनका आकार भी बड़ा होता है, इनका आकार छोटा होता है इनकी तुलना में। तो जो आकार बड़े होते हैं, आकार छोटे होते हैं और आवेश ज़्यादा होते हैं, तो आसानी से ध्रुवित होने की क्षमता नहीं होती है, और जिनका आकार बड़ा, आवेश कम होता है, वो ध्रुवित आसानी से हो जाते हैं। दो श्रेणी हो गई। अब ए और बी के आधार पर ही, इन्हीं आधार पर लिगेंडों को दो श्रेणी में बांटा था, वर्ग ए के लिगेंड और दूसरा वर्ग बी के लिगेंड। अब वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग बी के लिगेंड कौन से होते हैं? वर्ग ए के लिगेंड वे होंगे जो वर्ग ए के धातु आयन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो वर्ग ए के लिगेंड किससे रिएक्शन करेंगे? वर्ग ए धातु आयन से। और वर्ग बी के लिगेंड वर्ग बी धातु आयन से संयोग करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है NH3H2O और R3N ETC। ये क्या होते हैं? ये वर्ग ए के लिगेंड वर्ग ए धातु आयन से ही क्रिया करते हैं। इसके बाद अगर वर्ग बी के लिगेंड की बात करें तो वर्ग बी के लिगेंड क्या होते हैं? वर्ग बी के लिगेंड वर्ग बी धातु आयन से क्रिया करते हैं। वर्ग बी धातु, तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ग बी के लिगेंड कहलाते हैं। अब देखो वर्ग ए के लिगेंड में कौन कौन से आते हैं? वर्ग ए के लिगेंड में आते हैं जैसे NH3H2O, R3N आदि। ये क्या करते हैं? वर्ग ए धातु आयन से क्रिया करते हैं। तो हम क्या करें कि अब अगर हम क्रम देखें FCl Br I, अगर ये इनके साथ संकुल बना रहे हैं और इनके संकुलन की प्रायिकता को देखें कि कौन संकुल पहले बनाएगा, तो कौन संकुल पहले बनाएगा? देखो ये क्या बनेगा? F- ये लिगेंड बन गए। ये वर्ग ए धातु इनके साथ क्रिया करते हैं, वर्ग ए के लिगेंड। इनका एग्जाम्पल ये जो वर्ग ए के धातु आयन की श्रेणी में आते हैं ये, और इनके साथ ये वर्ग ए के लिगेंड अभिक्रिया करते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? F- Cl- Br- I-। अब ये बताओ कि इन चारों में से, ये बात जानिए कि इन चारों में से कौन जल्दी क्रिया करेगा। अब बताओ, मैंने कंडीशन बता दी है, आकार छोटा आवेश बड़ा। तो आकार किसका छोटा है सबसे ज़्यादा? इसका छोटा है। तो सब, और अगर आकार छोटा है और आवेश तो बराबर है, तो आवेश तो चारों पर समान है, तो आवेश तो ये निर्धारित नहीं करेगा, लेकिन आकार निर्धारित करेगा। तो आकार छोटा, तो सबसे प्रायिकता किसको मिलेगी? तो ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनमें भी जिसका आकार छोटा है वो जल्दी अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये लिगेंडों की प्रायिकता बता रहे हैं और बात हम आकार धातु आयनों के आधार पर कर रहे हैं। तो जैसे आकार, अगर लिगेंड का अच्छा अतिव्यापन कब होगा? जब आकार लगभग बराबर होगा। अच्छी ओवरलैपिंग, अच्छी बॉन्डिंग कब होती है? जब दोनों का आकार, धातु आयन और लिगेंड दोनों का आकार बराबर हो, ये कंडीशन होती है। तो हम अधिकांश से कोशिश करते हैं कि लिगेंड और धातु आयन की सिचुएशन एक जैसी हो। अगर इसके आकार छोटे की बात कर रहे हैं तो इस पर भी आकार छोटा ही हो, तो अच्छी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो वर्ग बी की बात करें तो वर्ग बी के लिगेंड वर्ग बी के धातु आयनों से क्रिया करेंगे। तो अगर हम इसमें क्रम देखें तो देखो हमने ले लिया FCl Br I, इनमें माइनस ही आएगा। अब देखो आवेश तो समान है, आवेश के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते। तो आकार देखो, आकार सबसे बड़ा इसका होता है, तो ये सबसे बड़े आकार का आयोडीन वर्ग बी के धातु आयन के सबसे बड़े आकार के किसी धातु आयन से अभिक्रिया कर लेगा। बात समझ आ रही? लिगेंडों की प्रायिकता का क्रम देखिए कि कौन सा लिगेंड
कौन से धातु आयन के साथ अभिक्रिया जल्दी करेगा, तो क्या होता है, लिगेंड का प्रायिकता का क्रम ये होता है कि जिसका आकार वर्ग ए में, तो वर्ग ए में प्रायिकता क्या होती है, आकार छोटा होगा तो प्रायिकता ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। वर्ग बी में किसको प्रायिकता मिलती है, जिसका आकार बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी है, जिसमें वर्ग ए और बी धातु आयन के आधार पर वर्ग ए और बी लिगेंडों को बांट दिया है। अब देखो इसके बाद एक वैज्ञानिक थे पियर्सन ने वर्ग ए के धातु आयनों को कठोर अम्ल कह दिया। पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जो वर्ग ए के धातु आयन हैं, वर्ग ए के धातु आयन, इनको कह दिया कठोर अम्ल, ठीक है, और वर्ग बी के धातु आयनों को कह दिया मृदु अम्ल। अब धातु आयनों को तो हम अम्ल कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अम्ल का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, क्षार मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। लेकिन उसमें से भी कठोर और मृदु अम्ल पियर्सन ने किसको कहा, वर्ग ए को कह दिया कठोर और वर्ग बी को कह दिया मृदु अम्ल, ठीक है। अब इसके बाद देखो, कठोर व मृदु अम्ल कह दिया। इसके बाद वर्ग ए के लिगेंड व वर्ग ए के जो लिगेंड है उनको, अब इसी आधार पर वर्ग ए के लिगेंड क्या हो जाएंगे, जब ये कठोर अम्ल हैं तो ये कठोर क्षार, क्योंकि कठोर कठोर में डिसॉल्व होगा, तो कठोर क्षार, और इसको वर्ग बी के लिगेंडों को क्या कह देंगे, मृदु क्षार, ठीक है। पियर्सन ने क्या कहा, पियर्सन ने बताया कि जो वर्ग ए के धातु आयन कठोर अम्ल होते हैं, वर्ग ए के लिगेंड कठोर क्षार होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी बेसिस पर पियर्सन की एक अवधारणा है जिसे बोलते हैं HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, या फिर कठोर मृदु अम्ल क्षार परिकल्पना। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या होती है, पियर्सन ने क्या कहा, पियर्सन ने कठोर तथा मृदु अम्ल की, यह कठोर व मृदु अम्ल की व क्षार की इस अवधारणा को प्रतिपादित किया, और इस अवधारणा को देते हुए सेम वही बात कही, क्या कही, कि जो वर्ग ए के धातु आयन होते हैं वो क्या कठोर होते हैं, और जबकि वर्ग बी के धातु आयन, जो वर्ग ए होता है वो कठोर होता है, वर्ग बी होता है वो मृदु। क्या कहा कि जो वर्ग ए के सदस्य होते हैं, देखो वर्ग ए में और इसमें वर्ग ए में दोनों में कठोर कठोर आ रहा है, तो हम क्या कहा इस बेसिस पे कि वर्ग ए होता है वो कठोर होता है, और वर्ग बी में जो भी सदस्य आएंगे वो कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया, इन कैसे कैसे वर्गीकृत कर दिया, वर्ग ए को तो कठोर, वर्ग बी को मृदु में वर्गीकृत कर दिया। अतः जो वर्ग ए में समस्त धातु आयन आएंगे वो तो कठोर अम्ल हो जाएंगे, और जो वर्ग बी में समस्त धातु आयन आएंगे वो मृदु अम्ल हो जाएंगे। इसी तरह जो वर्ग ए में समस्त लिगेंड आएंगे वो कठोर क्षार होंगे, और वर्ग बी में समस्त लिगेंड आएंगे वो मृदु क्षार होंगे। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया पियर्सन ने, जिसे बोलते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस परिकल्पना, ठीक है। अब क्या किया, एक अभिक्रिया लिखी जिसमें क्या लिखा, A + B से, इसमें A है और B है, B पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, मतलब ये है कि B पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब B पर जब इलेक्ट्रॉन हैं, A पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये B इलेक्ट्रॉन का साझा करके या फिर इलेक्ट्रॉन देके, साझा तो होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका होता एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या करेगा ये B इलेक्ट्रॉन देके, तो कुछ उपसह संयोजक प्रकृति का कंपाउंड बनेगा, जिसमें बोरोन पर क्या, जिसमें बोरोन क्या कर रहा है, बोरोन नहीं, B क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, A इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और इसी आधार पर क्या बन गया, AB, तो ये बन गया प्रोडक्ट। इनसे प्रोडक्ट क्या बना, AB। इस B ने एक को इलेक्ट्रॉन देके बीच में क्या बनाया है, बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम अम्ल किसको कहेंगे, इसको, तो ये होगा लुईस अम्ल, इसको कहते हैं लुईस अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है लुईस क्षार, तो ये क्या होगा, लुईस क्षार, ठीक है।
लुईस अम्ल क्या होता है? ग्रहण करने वाला, ग्राही, और लुईस क्षार क्या होता है? दाता देने वाला। और इन दोनों से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स संकुल। ये कुछ अभिक्रिया दी, ठीक है। इस अम्ल क्षार अभिक्रिया में प्राप्त संकुल के स्थायित्व को समझने के लिए पियर्सन ने एक साधारण नियम दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया पियर्सन ने? इन्हें दो वर्गों में बांट दिया, वर्ग ए को कठोर, वर्ग बी को मृदु। वर्ग ए के धातु आयन कठोर अम्ल, वर्ग बी के धातु आयन कठोर मृदु अम्ल। इसी बेसिस पे कठोर क्षार और मृदु क्षार, ठीक है। फिर उसके बाद एक अभिक्रिया प्रतिपादित की, अभिक्रिया दी, और इस अभिक्रिया में कहा ये लुईस अम्ल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये लुईस क्षार है और इससे बन रहा है कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए उन्होंने सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं HSAB का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो कठोर अम्ल, इस सिद्धांत की, ये सिद्धांत क्या बताता है? कठोर के साथ क्रिया करता है, मतलब कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। हमें नहीं पता ये कठोर है मृदु है, कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व देखना है। और ये कॉम्प्लेक्स स्थायित्व कब हो सकता है? जब कठोर के साथ और मृदु के साथ अभिक्रिया कर रहा हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा, स्थायी होगा। और इसी जो नियम है, ये नियम कठोर के साथ और मृदु के साथ अभिक्रिया करता है, इसी को कहते हैं पियर्सन का HSAB का सिद्धांत, ठीक है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन है, AB कॉम्प्लेक्स तभी स्थायी होगा जब या तो ये कठोर अम्ल है और कठोर क्षार है, या मृदु अम्ल है मृदु क्षार। अगर यहाँ कठोर अम्ल और मृदु क्षार लिया तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ये HSAB परिकल्पना किसके बारे में बताती है? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, ठीक है। तो हम ये दोनों कंडीशन को तो स्टेबल, अब लेकिन अगर हम कठोर मृदु और कठोर की बात करें तो वो कैसी हो जाएगी? अनस्टेबल, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल व क्षारों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से भाग? अम्ल व क्षार 2 तो हम अभी सुन चुके हैं, कठोर और मृदु, लेकिन तीसरा कौन सा था? तीसरा था सीमावर्ती। पहला है कठोर, दूसरा मृदु और तीसरा है सीमावर्ती। तो हम पहले एक एक करके पढ़ते चलते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं कठोर अम्ल। अम्लों का वर्गीकरण है, अम्लों का वर्गीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार अम्लों को कितने भागों में बांटा गया? 3, कठोर, मृदु और सीमावर्ती अम्ल। अब कठोर अम्ल की कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कठोर अम्ल के कुछ गुण होते हैं, जैसे गुण देखे तो आकार, साइज होना चाहिए छोटा, आवेश होना चाहिए ज़्यादा, विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए ज़्यादा। इसके अलावा आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी IEB होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव भी होना चाहिए ज़्यादा। और अभी हम पढ़ चुके हैं जब ये दोनों कंडीशन होती है, आकार छोटा और आवेश ज़्यादा, तो उस कंडीशन में ध्रुवित होने की क्षमता होती है या नहीं होती? नहीं होती। तो ध्रुवित होने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा एक कैरेक्टर होता है कि D कक्षक में इलेक्ट्रॉन या तो अनुपस्थित हो या फिर जो D ऑर्बिटल है वो कैसा होना चाहिए? मोस्टली वेकेंट होना चाहिए, या तो हो ही इलेक्ट्रॉन हो ही ना या फिर बहुत कम हो। तो ये जो फॉलो करें वो क्या हो जाएंगे? कठोर अम्ल। एग्जाम्पल, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। आवेश क्या लिखें? जैसे कि Na+, Mg+2+, Cu2+, Be2+, ठीक है। तो Li+, ये भी हुआ। हमें देखना है कि आकार छोटा हो, और आकार छोटा होने के साथ साथ ही आवेश बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें आकार तो Li का आकार छोटा होता है, हाँ होने को इस पर +1 है, तो उसके साथ साथ आकार भी तो छोटा है। तो दोनों में से एक तो रूल को वो फॉलो कर रहा है,
ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट सेकंड, मृदु अम्ल, काफी सारे एग्जांपल्स हैं आपके नोट्स में। मृदु अम्ल, मृदु अम्ल के गुण क्या होंगे? इसके अपोजिट, आकार बड़ा, आवेश कम, आकार के सापेक्ष कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम, न्यूनतम। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए? इसमें ज़्यादा है तो इसमें कम हो जानी चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। जब आसानी इसके बाद और डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, जो डी कक्षक में ऑर्बिटल्स हैं तो डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल इसके अपोजिट। इसके एग्जांपल्स भी हैं, क्या है? सिल्वर, कैडमियम 2+ और Pd2+, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये तो होगी कठोर और मृदु। तीसरा देखो, अब एक नया आ गया, सीमावर्ती। सीमावर्ती अम्ल क्या होते हैं? ये होते हैं वे अम्ल जिनमें कठोर अम्ल और मृदु अम्ल दोनों के गुण पाए जाते हैं। कठोर के गुण भी हों और इसके साथ साथ मृदु के गुण भी हों, तो वो क्या होते हैं? सीमावर्ती अम्ल होते हैं। ये सीमावर्त होते हैं, सीमावर्ती जो अम्ल होते हैं, ये अपनी परिस्थितियों के आधार पर कभी कठोर के समान व्यवहार करते हैं, कभी मृदु के समान व्यवहार करते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी सारे हैं, Fe2+, CO2+ और Zn2+, IR3, काफ़ी सारे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्षार। क्षार का मतलब है लिगेंड, इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्षारों का भी वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। फर्स्ट, पहला है कठोर क्षार। कठोर क्षार, कठोर क्षार क्या होते हैं? जिस तरह कठोर अम्ल की कैरेक्टर थे उसी तरह सिमिलरिटीज के साथ कठोर क्षार के भी कैरेक्टर होंगे। जैसे कि क्योंकि कठोर जब कठोर के साथ अभिक्रिया कर रहा है वो स्थायी बन रही है, तो आकार जितना बराबर होगा अतिव्यापन उतना अच्छा होगा, अतिव्यापन जितना अच्छा होगा बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा। तो हमें बॉन्ड अच्छा बनाना है, उसके लिए क्या करना है? दोनों का आकार लगभग बराबर रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो कठोर क्षार, आकार कैसा होना चाहिए? छोटा। जब आकार छोटा होना चाहिए, इसके क्या बोल, इसके अलावा क्या कर रहे थे हम? हाँ, आकार छोटा हो गया। इसके बाद आवेश की बात करें तो आवेश कम होना चाहिए। आवेश से मतलब है इलेक्ट्रॉन निकलने की बात। आवेश तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तभी तो उस पर आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश आ सकता है, धनात्मक आवेश नहीं हो सकता। आवेश हो, ज़्यादा हो, लेकिन ऋणात्मक मान में हो। तो आवेश का मान होना चाहिए लेकिन ऋणात्मक होना चाहिए। तो हम अभी इस पर आवेश की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आवेश इसमें धनात्मक आवेश पे ज़्यादा बात की जाती है। अब देखो आकार। इसके अलावा अगर हम विद्युत ऋणता की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, ध्रुवणता या ध्रुवण शक्ति कम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। तो कठोर क्षार का मतलब है इलेक्ट्रॉन, क्षार मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, कठोरता से मतलब है जो कठोर अम्ल के साथ समान दर्शाए। तो एग्जाम्पल NH3, RNH2, ROH, इसी तरह काफ़ी सारे एग्जाम्पल। दूसरा मृदु क्षार। अब मृदु क्षार क्या होते हैं? मृदु क्षार सेम इसके अपोजिट, आकार बड़ा, बड़ा आकार का, ध्रुवणता ज़्यादा, विद्युत ऋणता भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके भी एग्जाम्पल, सभी जो भी कठोर अम्ल है, मृदु अम्ल, सीमावर्ती, सबके एग्जाम्पल आपकी नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका होता है हाइड्राइडाइन, R-, C2H4, Cn-, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब सीमावर्ती की बात करें तो सीमावर्ती क्या होते हैं? वे क्षार जिनमें कठोर और मृदु सेम। थर्ड, सीमावर्ती क्षार जो परिस्थिति के अनुसार कभी कठोर क्षार बनते हैं तो कभी मृदु क्षार बनते हैं, ठीक है।
तो पहली तो हमने HSAB पढ़ी, और HSAB बताती है कठोर कठोर के साथ जुड़ता है, मृदु मृदु के साथ जुड़ता है। तो कठोर और मृदु क्या होते हैं? कठोर क्षार मृदु क्षार, कठोर अम्ल कठोर क्षार, मृदु अम्ल मृदु क्षार, और सीमावर्ती अम्ल सीमावर्ती क्षार क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अम्ल क्षार सामर्थ्यता एवं कठोरता व मृदुता। इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।